नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर बुक हब में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे दमदार किताबों की ऑडियो बुक समरी बिल्कुल सरल भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसे की सोच को हमेशा के लिए बदल देती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मेन कंटेंट समरी शुरू होती है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है पैसे को समझना, उसे संभालना और उसके साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार को समझना। यही सिखाती है। परिचय पैसे से जुड़ी सफलता का सीधा संबंध आपकी बुद्धिमत्ता से कम और आपके व्यवहार से कहीं ज्यादा होता है। आप कितने होशियार हैं, ये उतना मायने नहीं रखता, जितना कि ये बात कि आप पैसों को लेकर कैसे सोचते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। अगर आप सही दिशा में सोचें और सही फैसले लें, तो आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर, चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी या अनुभव हो, अगर आपका व्यवहार गलत है तो आप अक्सर गलत फैसले लेंगे और इसका नतीजा नुकसानदायक हो सकता है। किताब में हर अध्याय हमें यह समझाता है कि पैसा केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, धैर्य और सोचने के नजरिए से जुड़ा हुआ है। यह किताब बताती है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो सफलता की गारंटी देते हैं, जबकि कुछ आदतें आपको असफलता की ओर ले जाती हैं। तो आइए इस बेहतरीन किताब के 10 सबसे जरूरी पाठों को विस्तार से समझते हैं, जो आपकी सोच और आपके वित्तीय जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। भाग 1, कोई पागल नहीं है। हर इंसान की यह सोच अलग होती है कि दुनिया कैसे चलती है। यह सोच सिर्फ तर्क और जान से नहीं बनती, बल्कि इस पर हमारे व्यक्तिगत अनुभव, जीवन की परिस्थितियां, हमारे मूल्य, वैल्यूज और समाज का प्रभाव भी गहरा असर डालते हैं। आपका पैसा और उस पर आपका व्यवहार, ये केवल तर्क से नहीं चल सकते। वास्तव में किसी भी इंसान का अपने पैसे को लेकर अनुभव वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में एक बूंद जितना भी नहीं होता, लेकिन उसका सोचने का तरीका कि पैसे और दुनिया कैसे काम करते हैं, वो उस छोटे अनुभव पर ही टिका होता है। दुनिया में चाहे कितनी भी जानकारी क्यों न हो, कोई भी इंसान डर, अनिश्चितता और भविष्य के बारे में संदेह को पूरी तरह दूर नहीं कर सकता। ये सब चीजें हमारे फैसलों पर असर डालती है, खासकर जब बात पैसे की हो। हम सब मानते हैं कि हमें दुनिया की समझ है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी इस दुनिया का बहुत ही सीमित हिस्सा ही देख और अनुभव कर पाए हैं। यही वजह है कि जो चीज हमें पागलपन लगती है, वो किसी और के लिए समझदारी हो सकती है, क्योंकि उसने वो दुनिया देखी ही अलग है। एक उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में बहुत से लोग, खासकर कम आमदनी वाले, हर साल लगभग $64 लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देते हैं। अमीर लोग इस आंकड़े को देखकर चौंक सकते हैं, लेकिन जब आप कम आमदनी वाले किसी व्यक्ति के नजरिए से देखें, तो ये उनके लिए एक उम्मीद खरीदने जैसा है। वो एक सपना खरीद रहे हैं। जब तक आप किसी की जिंदगी खुद नहीं जीते, तब तक ये समझना मुश्किल है कि वो कैसे सोचते हैं और क्यों वैसा करते हैं। इसलिए जब कोई हमें आर्थिक रूप से पागल लगे, तो एक बात याद रखें, शायद वो हमारे हिसाब से गलत हो, लेकिन उनकी जिंदगी, अनुभव और सोच को देखते हुए वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही हो सकते हैं। पार्ट 2, भाग्य और जोखिम। सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, किस्मत और जोखिम भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारे अच्छे फैसले और कड़ी मेहनत ही हमारी सफलता के पीछे है, लेकिन असल में बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है जो हमारे हाथ में नहीं होता। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। वो अमेरिका के उन चुनिंदा स्कूलों में से एक, लेकसाइड स्कूल में पढ़े, जहां 1960s में कंप्यूटर की सुविधा थी। वो भी तब जब ज्यादा लोगों ने कंप्यूटर का नाम तक नहीं सुना था। अगर उनके शिक्षक बिल डुगल उस समय $3 खर्च करके स्कूल में कंप्यूटर नहीं लाते, तो शायद गेट्स का कंप्यूटर से सामना ही न होता। गेट्स खुद मानते हैं, अगर वो स्कूल न होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी न होता। इसी स्कूल में उनके 2 और दोस्त थे, पॉल एलन और केंट एवंस। केंट भी एक होशियार छात्र थे और बिल्कुल गेट्स जैसे संभावनाओं से भरे हुए थे, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। यह घटना यह दर्शाती है कि किस्मत और जोखिम कितने अस्थिर और अप्रत्याशित हो सकते हैं। यह बताता है कि किसी की सफलता सिर्फ उसकी कोशिशों का नतीजा नहीं होती। किस्मत, जैसे कि आप कहां पैदा हुए, आपके आसपास कौन लोग थे, कौन से मौके आपको मिले
और जोखिम, जैसे कि कोई हादसा या अनजानी बाधाएं, ये सब मिलकर किसी इंसान की जिंदगी को आकार देते हैं। हमारी दुनिया बहुत जटिल है। यहाँ हर फैसला, हर नतीजा सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं होता। कभी कभी आपके बाहर की ताकतें, चाहे वो खुशकिस्मती हो या दुर्भाग्य, आपकी दिशा तय करती है। इसलिए जब आप किसी की सफलता देखें तो सिर्फ उनकी मेहनत की कहानी न देखें, बल्कि ये भी समझे कि शायद किस्मत ने भी उनकी नाव को सही दिशा में बहा दिया हो। और जब आप किसी की असफलता देखें तो ये न सोचें कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी। हो सकता है कि किस्मत या जोखिम ने उन्हें गलत समय पर घेर लिया हो। असली समझदारी यही है, न तो सफलता का पूरा श्रेय खुद को देना और न असफलता का पूरा दोष किसी और को। पार्ट 3, कभी पर्याप्त नहीं। यह कहानी है दो मशहूर लेखकों कर्ट वोनेगट और जोसेफ हेलर की। दोनों एक अरबपति की पार्टी में शामिल हुए थे। वहां कर्ट ने मजाक में कहा, तुम जानते हो, यह आदमी एक दिन में उतना कमा लेता है जितना तुमने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब से पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। जोसेफ हेलर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, पर्याप्त। यही इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है। हमें जानना चाहिए कि हमारे लिए काफी क्या है। आज की दुनिया में बहुत से लोग वो सब कुछ खतरे में डाल देते हैं जो उनके पास पहले से ही है, बस इसलिए कि उन्हें और चाहिए। नाम, पैसा, पद, शोहरत, ये सब पाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों की सीमा तय नहीं करते तो आप हमेशा उस दौड़ में भागते रहेंगे जिसमें जीतने वाला कोई नहीं। सबसे कठिन वित्तीय कौशल है अपने लक्ष्य को बदलते नहीं रहने देना। हम लगातार दूसरों से तुलना करते हैं। कोई ज्यादा कमाता है, कोई ज्यादा दिखता है, कोई ज्यादा घूमता है, और हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी भी कितनी कीमती है। पूंजीवाद हमें अमीर बनने का मौका देता है, लेकिन वो साथ ही ईर्ष्या और असंतोष का बीज भी बोता है। सीढ़ी पर हमेशा कोई न कोई आप से ऊपर होगा, और अगर आप हर वक्त ऊपर देखने लगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। काफी होना कोई कमजोरी नहीं, यह समझदारी है। काफी का मतलब है यह जानना कि किन चीजों से बचा जाए ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए जोखिम लेना बेकार है, चाहे वे कितनी भी फायदेमंद क्यों न लगे। जैसे आपकी प्रतिष्ठा, आपकी आजादी, आपके दोस्त और परिवार, आपका प्यार और मानसिक शांति, ये वो चीजें हैं जो अगर एक बार चली गई तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। असली जीत क्या है? वो खेल ही न खेलना जिसमें जीतने की कोई सीमा नहीं। जब आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या पर्याप्त है, उसी दिन से आप असली अमीरी और शांति का अनुभव करने लगते हैं। वॉरेन बफेट की दौलत का असली रहस्य ये नहीं कि वो कितने अच्छे निवेशक हैं, बल्कि ये है कि वो बहुत लंबे समय तक अच्छे निवेशक बने रहे। उन्होंने अपनी पहली निवेश की शुरुआत बहुत कम उम्र में की और उसे लगातार 25 सालों तक जारी रखा। बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छी कमाई का मतलब है सबसे ज्यादा रिटर्न पाना, लेकिन सच्चाई यह है कि असली ताकत औसत रिटर्न को लंबे समय तक बनाए रखने में है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक सरल बात याद रखिए, यह धीरे धीरे काम करता है, लेकिन समय के साथ इसका असर जबरदस्त होता है। इसलिए पैसा कमाने और पैसे को बनाए रखने के बीच फर्क समझना जरूरी है। पार्ट 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा कमाना और उस पैसे को संभाल कर रखना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इन दोनों के लिए सोचने का तरीका और काम करने की रणनीति भी अलग होती है। पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आशावादी बनना पड़ता है, खुद को मौके पर लगाना पड़ता है। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको विनम्र रहना होता है, सतर्क रहना होता है, और इस सच्चाई को स्वीकार करना होता है कि जो कुछ भी आपके पास है वो कभी भी छिन सकता है। जो एक सफल निवेशक कैपिटलिस्ट है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, हम ये नहीं मान सकते कि कल वैसा ही होगा जैसा आज है। हम अपनी पिछली सफलता पर बैठकर आराम नहीं कर सकते। अगर हम आत्मसंतुष्ट हो गए तो हार तय है। लंबे समय तक टिके रहने के लिए 3 बातें जरूरी है। 1, फाइनेंशियली मजबूत बनिए, टूटने लायक नहीं। ऐसा लक्ष्य बनाए कि अगर बाजार में गिरावट भी आए तो भी आप टिके रह सके। सिर्फ वही लोग कंपाउंडिंग का जादू देख पाते हैं जो लंबे समय तक खेल में टिके रहते हैं। 2, हर प्लान में गड़बड़ी की गुंजाइश मानकर चलिए।
कोई भी योजना टॉप परसेंट वैसे नहीं चलती जैसी आप सोचते हैं, इसलिए हमेशा योजना में बदलाव की जगह रखें। अगर आपका प्लान सिर्फ एक चीज पर टिका है तो वो बहुत कमजोर है। 3. भविष्य को लेकर आशावादी रहिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी बनिए। आगे क्या अच्छा होगा अब ये सोचिए जरूर, बट साथ ही ये भी मानिए कि रास्ते में रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों के लिए पहले से तैयार रहिए। सफलता सिर्फ इस बात में नहीं कि आप अमीर बन जाए, असल सफलता इस बात में है कि आप अमीर बने रह सके। आप जीत गए। ये कहानी है हाइंज बर्ग ग्रुन नाम के एक आर्ट कलेक्टर की। उन्होंने पिकासो, मटीस, क्लियोर ब्राक जैसे महान कलाकारों की पेंटिंग्स का एक अनमोल संग्रह खड़ा किया। लोग उनकी निवेश करने की समझ पर हैरान थे, लेकिन असल बात कुछ और थी। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदी, जिनमें से सिर्फ कुछ ही बेहद कीमती साबित हुई, बाकी औसत या बेकार थी। लेकिन वो चंद बेहतरीन पेंटिंग्स ही उनकी पूरी सफलता का कारण बनी। बर्गरुन कई बार गलत भी साबित हुए, लेकिन जो कुछ सही हुआ वही इतना जबरदस्त था कि बाकी सब गलतियों की भरपाई हो गई। इसे ही कहते हैं इवेंट्स। टेल इवेंट यानी वो एक घटना जो हजारों साधारण घटनाओं के बीच से निकलकर असाधारण परिणाम देती है। अब यही बात वेंचर कैपिटल में भी होती है। अगर कोई फंड स्टार्टअप्स में निवेश करता है तो लगभग 80% पूरी तरह फेल हो जाते हैं। कुछ ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन सिर्फ $1 स्टार्टअप ही ऐसे होते हैं जो बेमिसाल रिटर्न देते हैं और पूरे फंड को फायदे में ला देते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। ज्यादातर कंपनियां ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाती, लेकिन कुछ ही कंपनियां होती है जो बहुत बड़ा मुनाफा देती है, और वही कुछ कंपनियां पूरी मार्केट की दिशा तय कर देती है। इसलिए अगर आप ये समझ जाएं कि ज्यादातर चीजें फेल होंगी, लेकिन कुछ ही चीजें इतनी जबरदस्त होंगी कि वो सब कुछ बदल देंगी, तो आप नाकामियों से डरना छोड़ देंगे। टेल इवेंट्स ही असली खेल चलाते हैं, चाहे वो कला हो, बिजनेस हो या निवेश। और इस खेल में जीतने के लिए आपको धैर्य, मात्रा और समय का साथ चाहिए। वेल्थ वह असली दौलत वो होती है जो दिखाई नहीं देती। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े घर, महंगी कारें और महंगे कपड़े किसी की अमीरी का सबूत हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीजें उस पैसे के खर्च को दिखाती हैं जो अब खर्च हो चुका है। असली वेल्थ वो होती है जो बची हुई होती है, खर्च नहीं की गई होती। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो असल में उनका मतलब होता है मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता हूं। लेकिन हकीकत में 1 करोड़ खर्च करना और करोड़पति होना, ये दोनों बातें बिल्कुल उल्टी हैं। रिच वो होते हैं जो अपनी कमाई से महंगी चीजें खरीदते हैं। वेल्थी वो होते हैं जो अपनी कमाई को संभाल कर रखते हैं, दिखावे में नहीं उड़ाते। वेल्थ का मतलब है आपके पास चुनाव की आजादी है। आप चाहे तो काम करें या ना करें, आप चाहे तो कुछ नया शुरू करें या खुद को वक्त दें। आप आर्थिक रूप से लचीले हैं और सुरक्षित हैं। वेल्थ दिखावे में नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट, निवेश और बचत में छिपी होती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को महंगी चीजों के साथ देखें, तो समझिए उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने वेल्थ बनाई हो। पाठ पैसे बचाएं। एक बार जब आपकी आमदनी एक तय स्तर पर पहुंच जाती है, तो लोग आमतौर पर 3 तरह के हो जाते हैं। पर कुछ लोग बचत करते हैं, यानी जो हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा सोच समझकर बचाते हैं। कुछ लोग सोचते ही नहीं कि वो पैसा बचा सकते हैं। उनकी जिंदगी कमाई और खर्च के बीच ही घूमती रहती है। और कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे बचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमेशा कमा ही लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे बचाना आपकी आमदनी या निवेश के रिटर्न से भी ज्यादा जरूरी है। आप कितना कमा रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता अगर आप उसे संभाल नहीं पा रहे। आपका सेविंग रेट, यानी आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचा पा रहे हैं, वही आपकी आर्थिक सुरक्षा की असली बुनियाद है। यहां तक कि कम कमाई वाले लोग भी अगर लगातार बचत करते हैं, तो वो समय के साथ ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र बन सकते हैं। पैसे बचाने का सबसे बड़ा फायदा है आजादी और विकल्प। आप अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं, आप पर किसी मजबूरी का दबाव नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी और की शर्तों पर जीने की जरूरत नहीं रहती। यही असली अमीरी है, अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण।
इसलिए दूसरों की सोच और दिखावे की परवाह छोड़िए और अपने लिए बचत कीजिए, क्योंकि पैसा सिर्फ खर्चने के लिए नहीं होता, वो आपको आजादी देने का साधन है। पार्ट 9, तर्क संगत नहीं बल्कि उचित बनिए और गलतियों की गुंजाइश रखिए। जब भी आप पैसों से जुड़ा कोई फैसला लें तो आपको कंप्यूटर जैसी ठंडी और पूरी तरह से तर्कसंगत सोच नहीं अपनानी चाहिए। असल में जिंदगी के वित्तीय फैसलों में उचित रीजनेबल बनना तर्कसंगत रैशनल बनने से कहीं ज्यादा कारगर होता है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी भावनाओं, अनुभवों और आदतों से जुड़ी होती है, और इन सब के बीच ऐसा व्यवहार जो लंबे समय तक टिक सके वही असली सफलता की कुंजी बनता है। जब आप पैसे कमाने और उसे बनाए रखने की बात करते हैं तो एक बहुत अहम बात है समय ही वो जादू है जो कंपाउंडिंग को काम करने का मौका देता है। जितना ज्यादा आप टिके रहेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्कॉट सेगन ने एक बार कहा था, चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। इसका मतलब है कि अनिश्चितता हमारी दुनिया की सच्चाई है। कोई भी बीती चीज भविष्य की गारंटी नहीं होती। शेयर मार्केट हो या जिंदगी के फैसले, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ब्लैक जैक या पोकर खेलने वाले ये बात अच्छे से जानते हैं, वो गेम संभावनाओं पर खेलते हैं, न कि निश्चितताओं सर्टेनिटीज पर। इसलिए असली समझदारी ये नहीं है कि आपका प्लान हर हाल में परफेक्ट हो, बल्कि ये है कि आपका प्लान उन चीजों के लिए भी तैयार हो जो गलत हो सकती है। इसे हम कहते हैं गलती की गुंजाइश। ये एकमात्र तरीका है उस अनिश्चित दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने का जहां कुछ भी निश्चित नहीं है। अब सवाल आता है, हम इसे कैसे अपनाएं? सबसे पहले फेलियर्स के सिंगल पॉइंट से बचें, यानी अपने खर्चों और जरूरतों के लिए सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर न रहे, खासकर अगर आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है। दूसरा, बुरे समय का फंड जरूर रखें। ऐसा पैसा जो उन समस्याओं को झेलने में मदद करे जिनका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। याद रखिए, समझदारी यही है कि आप उन परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहें जो शायद कभी हो ही नहीं, लेकिन अगर हो गई तो आप डूबे नहीं। इसी सोच से आप पैसे को सिर्फ कमाने वाले नहीं बल्कि उसे बचाने और बढ़ाने वाले इंसान बन सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में एक और दिलचस्प पाठ के साथ। पार्ट 10, आप समय के साथ बदल जाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग अपने भविष्य के खुद को समझने में बहुत खराब होते हैं। आज जो हमें पसंद है, जो हमें जरूरी लगता है, वो जरूरी नहीं कि अगले 10 साल में भी हमारे लिए उतना ही मायने रखे। यही वजह है कि लंबे समय के लिए सही फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। लेकिन हकीकत यह है, इंसान समय के साथ बदलता है। आपकी पसंद, प्राथमिकताएं और लक्ष्य सब बदलते हैं। जो आज आपको बहुत जरूरी लगता है, हो सकता है कल उसकी कोई अहमियत ही न रहे। अब बात करते हैं एक अहम विचार की, डूबा हुआ लागत संक कॉस्ट। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस में बहुत पैसा लगा दिया, लेकिन वो चल नहीं रहा। अब आप उसे सिर्फ इसलिए जारी रखे हुए हैं क्योंकि आपने पहले ही उसमें इतना खर्च कर दिया है। लेकिन यही तो गलती है। जो पैसा चला गया वो गया। अब अगर आप उसी के पीछे भागते रहेंगे तो आप अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद कर देंगे। आपका अतीत आपके भविष्य को कंट्रोल करने लगेगा और यह खतरनाक होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। सफल निवेश का मतलब है सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। और यह कीमत रुपए या पैसों में नहीं होती, बल्कि होती है डर, चिंता, उतार चढ़ाव, पछतावा और अनिश्चितता। इन सब चीजों से गुजरना आसान नहीं होता, खासकर जब तक आप खुद इसका सामना न करें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दिल से ये कह सके, अगर मेरा 10% पैसा भी चला जाए तब भी मैं ठीक हूं। लेकिन अगर आप निवेश की अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं, जैसे स्कूल की फीस या डॉक्टर की फीस, तब चीजें साफ होने लगती है। लंबे समय तक निवेश करना है तो आपको छोटे छोटे उतार चढ़ाव को सहने की आदत डालनी होगी। याद रखिए, जो इंसान आप आज हैं, वो हमेशा वैसे नहीं रहेंगे, और जो आज आपके लिए फायदे का सौदा लगता है वो कल नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए लचीलापन और बदलाव को स्वीकार करना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। मिलते हैं अगले पाठ में एक और गहरी सीख के साथ। निराशावाद की तरफ खिंचाव क्यों होता है?
आपने गौर किया होगा, दुनिया में नकारात्मक सोच सिर्फ ज्यादा आम है, बल्कि वो ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। अगर कोई कहे कि सब ठीक हो जाएगा तो लोग उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि आप खतरे में हैं तो हर कोई चौकन्ना हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? नोबेल प्राइज विजेता डैनियल कैनेमन के मुताबिक ये हमारे दिमाग की एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। हमारा दिमाग पहले खतरे को पहचानता है, फिर मौके को, क्योंकि पुरानी दुनिया में जो खतरे को पहले समझ गया वही जिंदा रहा। इसीलिए नकारात्मक बातें ज्यादा असर छोड़ती है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था डूब रही है या किसी संकट की बात होती है, तो हमारी पूरी अटेंशन वहीं चली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डर ही सच है। सच तो यह है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जब साल 2000 में तेल की कीमतें बढ़ीं, तो नई तकनीकों से तेल निकालना संभव हो गया। यानी समस्याएं इंसानों को हल खोजने पर मजबूर करती है और हम नई चीजें इजाद करते हैं। इतिहास यही बताता है, जहां एक तरफ खतरे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके समाधान भी सामने आते हैं। लेकिन यहां एक और बात ध्यान रखने वाली है, तरक्की धीरे धीरे होती है, छोटे छोटे कदमों से। वो तुरंत दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो कंपाउंडिंग की तरह समय लेती है। वहीं तबाही एकदम से आती है, जैसे किसी शेयर बाजार का अचानक गिर जाना या किसी कंपनी का एक ही दिन में डूब जाना। कॉन्फिडेंस यानी भरोसा सालों में बनता है, लेकिन खोने में एक पल लगता है। इसलिए हमें नकारात्मक सोच से डरना नहीं है, बल्कि उसका संतुलन बनाना है। हर खतरे के साथ एक समाधान भी होता है और हर मुश्किल समय के बाद एक सुधार भी आता है। आपको यह समझना होगा कि डर बेचना आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना ही असली समझदारी है। मिलते हैं अगले पाठ में एक और जीवन बदलने वाली सीख के साथ। पार्ट 12, एक व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति। इस अंतिम पाठ में लेखक मॉर्गन हाउसल खुद के पैसों से जुड़े व्यवहार और विश्वासों की एक ईमानदार झलक देते हैं। हाउसल कहते हैं कि उनके सारे फाइनेंशियल डिसीजंस का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक चीज है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। वो जिंदगी में उन चीजों को महत्व देते हैं जिनमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, जैसे कसरत करना, किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना और नई चीजें सीखना। उन्हें मन की शांति सबसे ज्यादा प्यारी है। इसी सोच के चलते उन्होंने अपना घर बिना किसी कर्ज लोन के खरीदा। वो मानते हैं कि शायद ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये उनके लिए एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इससे उन्हें हर दिन शांति और संतुलन महसूस होता है। हाउसल अपने 10% एसेट्स कैश में रखते हैं, यानी नकद में। इसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी भी आपातकाल में उन्हें अपने स्टॉक्स को बेचने की जरूरत न पड़े। यही होता है एक सुरक्षा सेफ्टी नेट बनाना। जैसा कि चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम है, इसे बीच में मत तोड़ो। इसलिए अब हाउसल किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में निवेश नहीं करते। वो अपने सारे पैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में लगाते हैं। उनका मानना है कि कुछ लोग बाजार को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है और जितना लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा कठिन। इसलिए एक साधारण निवेशक को वही रणनीति चुननी चाहिए जो उन्हें लंबे समय में बेहतर परिणाम देने की सबसे ज्यादा संभावना रखती हो। और उनके अनुसार ज्यादातर लोगों के लिए वो रणनीति होती है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करना और धैर्य रखना। दोस्तों, यह था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का आखिरी पाठ। हमें उम्मीद है कि इस किताब की बातें, इसके विचार और इसके उदाहरण आपकी सोच को छू पाए होंगे। अगर आपने सभी पाठों को ध्यान से सुना है, तो अब आप सिर्फ पैसे कमाने के नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से सोचने और समझने के रास्ते पर चल पड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह संपूर्ण ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो रीडर बुक हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।